हिंदी भाषा विकास के लिए आवश्यक उपक्रम, जिसमें विविध स्पर्धाएं, भाषिक खेल, नियतकालिक, दिन विशेष, प्रदर्शनी, इस प्रकार के जो आवश्यक उपक्रम है जिसके द्वारा हिंदी भाषा का विकास हो सकता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। देखिए, अभी ये जो मैंने बताए विविध स्पर्धाएं, भाषिक खेल, ये जो मैंने बताया ना, ये है सब पक्षानुवर्ती कार्यक्रम। इसको कहते हैं पक्षानुवर्ती। पक्षानुवर्ती यानी पाठ के अलावा, पाठ के व्यतिरिक्त हमको कुछ कार्यक्रम लेने पड़ते हैं जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा विकास के लिए योगदान दे सकते हैं। तो ये पक्षानुवर्ती उपक्रम, औपचारिक शिक्षा पद्धति में हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, मगर अनौपचारिक पद्धति में हमें विविध अनुभव देने पड़ते हैं और वह विविध अनुभव हम पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन अध्यापन में देते हैं। इससे छात्रों की भाषिक क्षमताओं का विकास होता है, किंतु इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पक्षानुवर्ती उपक्रम वास्तविक दृष्टि से जो देखा जाए तो पाठ्यक्रम का ही यह हिस्सा है, मगर वह पक्षानुवर्ती उपक्रम के द्वारा बाह्य उपक्रम, मतलब पाठ्यक्रम बाह्य उपक्रम जिसको कहेंगे हम, इसको पक्षानुवर्ती उपक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रम का बाह्य उपक्रम भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज कहा जाता है। अब ये एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो मुद्रयाल आयोग ने 1953 में पाठ्यक्रम के साथ साथ पक्षानुवर्ती उपक्रम लेने चाहिए, शालेय कार्यक्रम का यह अटूट हिस्सा है। इस तरह की सिफारिश मुद्रयाल आयोग ने अपने उन सिफारिशों में एक की थी। अब यह उपक्रम जो होते हैं, यह उपक्रम भले ही पाठ्यक्रम के आधार पर ही होते हैं, मतलब हम ये कहेंगे कि पाठ्यक्रम का ही एक अगला हिस्सा होता है, मगर मुद्रयाल आयोग ने यह कहा कि पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों को पक्षानुवर्ती कार्यक्रम या उपक्रम भी शालेय कार्यक्रम में लेने चाहिए, नहीं बल्कि उसका वह अटूट हिस्सा होना चाहिए। तो इसके बारे में हम ज्यादा अब देखिए, ये पक्षानुवर्ती उपक्रम जो होते हैं उसके प्रकार है कुल दो। एक है व्यक्तिगत उपक्रम और सामूहिक उपक्रम, और दूसरा है क्षमताओं से संबंधित उपक्रम। हिंदी भाषा विकास के लिए जो पक्षानुवर्ती उपक्रम है या आवश्यक उपक्रम है, उसमें दो प्रकार होते हैं, एक है व्यक्तिगत उपक्रम और दूसरा है सामूहिक उपक्रम। मतलब है एक व्यक्तिगत उपक्रम और सामूहिक उपक्रम, और दूसरा है क्षमताओं से संबंधित उपक्रम। अब ये व्यक्तिगत उपक्रम या सामूहिक उपक्रम में क्या आता है? व्यक्तिगत उपक्रम में आता है भाषण करना, आइन वक्त पर दिए हुए विषय पर बोलना, नाट्य वाचन करना, कविता पसंद करना, नाटक स्वागत भाषण करना, नाटक के स्वागत बोलना, लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, लेखन प्रतियोगिता में निबंध लेखन, कथा लेखन, गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, कविता कंठस्थ करना, सुविचारों का संग्रह करना, फलक पर सुविचार लिखना। ये जो उपक्रम है यह
व्यक्तिगत उपक्रमों में आते हैं और समूह उपक्रम में आते हैं। एक से अधिक छात्र मिलकर जिन उपक्रमों को उपक्रम में हिस्सा लेते हैं उन्हें समूह उपक्रम कहा जाता है। अब देखो, व्यक्तिगत उपक्रम यानी एक ही छात्र अलग अलग स्पर्धाओं में भाग लेगा तो उसको कहेंगे हम व्यक्तिगत उपक्रम। और समूह उपक्रम यानी नाम से ही जाना जाता है कि एक से अधिक छात्र इसमें हिस्सा लेते हैं, उसे समूह उपक्रम कहते हैं। अब यह समूह उपक्रम में क्या उदाहरण कौन कौन से है? तो एक है समूह गान, एकांकिका या नाटक बिठाना, हस्तलिखित पत्रिका चलाना, मासिक चलाना, ग्रंथ दिंडी, मराठी में उसको ग्रंथ दिंडी कहते हैं, हिंदी में उसको सरस्वती यात्रा कहते हैं। दिन मनाना, दिन विशेष मनाना, वाद विवाद या वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन करना, परिसंवाद का आयोजन करना, सेमिनार चर्चा का आयोजन करना, प्रदर्शनी भराना, ये हुए समूह उपक्रम। तो पहला प्रकार है अभ्यासानुवर्ती उपक्रमों में व्यक्तिगत उपक्रम और सामूहिक उपक्रम, और दूसरा प्रकार है क्षमताओं से संबंधित उपक्रम। अब यहाँ क्षमताओं से संबंधित उपक्रम में क्या आता है? श्रवण भाषण यानी चर्चा, वाद विवाद स्पर्धा, कथा कथन, नाट्य वाचन, कविता वाचन, गीत स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, भाषा खेल, कंठस्थ की बातों की स्पर्धा, यह श्रवण और भाषण स्पर्धाओं में आते हैं। मतलब ये श्रवण, भाषण, लेखन, पठन, ये जो क्षमताएं होती है उसके संबंध में यह स्पर्धाएं आती है, उसको कहते हैं क्षमताओं से संबंधित उपक्रम। अब लेखन से संबंधित कौन से उपक्रम होते हैं? हस्तपुस्तिका, हस्तलिखित, निबंध लेखन, मुलाकात लेखन, किसी को मुलाकात ली तो उसका लेखन। पठन क्षमता के बारे में आता है स्वस्वर पठन, सस्वर मतलब ऊंचे प्रकट वाचन जिसको कहते हैं, प्रकट पठन। उसके बाद एकांकिका पर नाट्य वाचन, एकांकिका वाचन, कविता वाचन। तो कुल अभ्यासानुवर्ती उपक्रमों के दो प्रकार है, एक है व्यक्तिगत उपक्रम और सामूहिक उपक्रम, दूसरा है क्षमताओं से संबंधित उपक्रम। आगे जाएंगे हम। अब ये पाठ्यक्रमानुवर्ती कार्यक्रम यानी क्या? मतलब पाठ के आधार पर, ये क्षमताओं के आधार पर उपक्रम। अभ्यासानुवर्ती मतलब अभ्यास के अनुसार, अभ्यास के अलावा। पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रम यानी क्या? सबसे पहले आता है उसमें अंताक्षरी। अब देखो, ये अंताक्षरी यानी युवकों में, छात्रों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय यह कार्यक्रम है अंताक्षरी। अब इसका उपयोग ठीक तरह से अगर किया गया तो भाषा शिक्षा का कार्य भी इसके द्वारा हो सकता है। कविता की हम अंताक्षरी खेल सकते हैं, यानी छात्र विविध रीतियों से ज़बानी या जो कविताएं होती है वह कविताएं वह सुनाता है, या उसके बारे में हम अंताक्षरी खेल सकते हैं। यानी अंताक्षरी के कारण छात्र जो होता है कविताएं उसको याद होती है, कंठस्थ होती है, याद करने में एक तरह की वह लगाव उसका बढ़ता है, रुचि लेता है। इससे क्या होता है कि छात्रों की भाषिक क्षमताओं का विकास होता है और भाषा में उनकी रुचि बढ़ती है। भाषा व्यवहार संबंधी मतलब भाषा में व्यवहार करते संबंधी उसमें एक तरह का आत्मविश्वास निर्माण होता है। तो ये हुई पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रमों के बारे में
सबसे पहली स्पर्धा कार्यक्रम वो है अंताक्षरी। तो विविध स्पर्धाओं में यह भी एक स्पर्धा ले सकते हैं अंताक्षरी। उसके बाद में पुस्तक प्रदर्शनी, पाठ्यानुवर्ती जो उपक्रम है उन उपक्रमों में पुस्तक प्रदर्शनी एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यानी हम पाठशालाओं में प्राप्त भाषा का ज्ञान हम पूरा नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं कि भाषा कौशल के लिए हमें अलग से प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो इस वजह से छात्रों को हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भाषा शक्ति का विकास करने के लिए पुस्तक प्रदर्शनी भी हम छात्रों को बोल सकते हैं कि इससे क्या होता है। पुस्तक प्रदर्शनी से छात्र पुस्तक पढ़ते हैं अलग अलग तरह के, इससे नए नए शब्द उनको मतलब नए शब्द भंडार उनका बढ़ता है। और शब्द भंडार जब बढ़ता है, प्राप्त शब्द भंडार की वह पुनरावृत्ति करता है और अलग अलग वाक्यों की गठन करने से वह भाषा का प्रभाव जो है या भाषा कौशल जो है वह भाषा कौशल आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसी वजह से पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसीलिए देखो मार्केट में या पुस्तक विक्रेता वो जो होते हैं विक्रेता, वह बार बार साल में से 1 या 2 बार पाठशालाओं में पुस्तक प्रदर्शनी लगाते हैं। तो उस पुस्तक प्रदर्शनी को अलग अलग उम्र के लोग अपने रुचि के अनुसार पुस्तक प्रदर्शनी को भेज देते हैं और पुस्तक प्रदर्शनी में जो भी पुस्तकें होती है उन पुस्तकों को खरीदकर पढ़ने की आदत वह लगाता है ताकि छात्रों की भाषा कौशल का विकास हो। तो यह हुई पुस्तक प्रदर्शनी की बात। आगे देखेंगे हम अन्य दिवस मनाना, जयंती मनाना, पुण्यतिथि मनाना, साथ में हिंदी दिवस भी मनाते हैं हम। हिंदी दिवस के साथ साथ पाठ्यानुवर्ती उपक्रम में हम हिंदी का विद्यार्थी या हिंदी का छात्र इस नाते हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। किंतु इसके साथ साथ अलग अलग दिन भी हमें मनाने चाहिए ताकि पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रम से छात्रों में एक तरह से देशभक्ति की भावना, राष्ट्राभिमान जागृत होना या अच्छा स्वभाषाभिमान, स्वतंत्र राष्ट्र प्रेम के लिए स्वतंत्र विकास, तो ये जो सारी बातें हैं यह बातें दिन समारोह मनाने से या दिन अलग अलग दिन जयंती या पुण्यतिथियां मनाकर हम छात्रों का ढाढ़स बढ़ा सकते हैं या हिंदी भाषा के विकास में हम एक तरह से अलग योगदान इस कार्यक्रम के द्वारा, इन उपक्रमों के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में वक्तृत्व या भाषण, जाहिर बात है कि यह भी एक प्रतियोगिता का हिस्सा है। भाषण या वक्तृत्व यह पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रम के नाते हमें बार बार रखना चाहिए ताकि भाषा सीखने का एक उद्देश्य अपना इसकी वजह से अपना सिद्ध होता है। इसकी वजह से क्या होता है, भाषण या वक्तृत्व से छात्रों में एक प्रभावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्ति कौशल्य की क्षमता का विकास होता है, अभिव्यक्त होता है। जो भी भाषा वह सीखता है, अगर हमने भाषा सीखी तो उसको अगर हम अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो हमारी गलतियां कम नहीं होगी। हमको कितनी भाषा विकास हुआ है हमने यह समझ में नहीं आएगा।
यानी आधुनिक समाज जीवन में यह आवश्यक बात हुई है कि हम अपनी बात सामने वाले को बता सके या अपनी बात अभिव्यक्त कर सके। तो वक्तृत्व या भाषण स्पर्धा की तैयारी करने के लिए छात्र जब संदर्भ जुटाता है, इससे छात्रों का तर्क संगत विचार शक्ति बढ़ती है, छात्रों का व्यक्तित्व विकास होता है, उनमें आत्मविश्वास निर्माण होता है और भाषा पर प्रभुत्व करने में सहायता मिलती है। या इसकी वजह है वक्तृत्व या भाषण। उसके बाद में प्रश्नवर्ती उपक्रमों में हम यह कह सकते हैं कि भित्ति पत्रिका भी यह एक अच्छा उपक्रम है। भित्ति पत्रिका चलाना, हम क्या करते हैं कि भित्ति पत्रिका ने बड़े कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में छात्रों के द्वारा जो रचनाएं लिखकर हम नोटिस बोर्ड पर या किसी खास जगह पर स्कूल में लगाते हैं, इसको भित्ति पत्रिका कहा जाता है। अब जब छुट्टी होती है, छात्रों का मध्यांतर जब होता है, तो मध्यांतर होने के बाद छात्र जब स्कूल में इधर उधर टहलता है, तब उसे उस समय उसके भित्ति पत्रिका उसके सामने होनी चाहिए, ताकि किसने कोई क्या लिखा यह उसको देखने को मिले। यानी इससे क्या होता है कि छात्रों से सृजनशीलता का विकास होता है, क्रियाशीलता का विकास होता है, स्वतंत्र रूप में भाषा प्रयोग करने का अवसर छात्रों को प्राप्त होता है, छात्र मिलजुल कर काम करने की आदत उसको हो जाती है और फुर्सत के समय का अच्छा उपयोग छात्र कर सकता है। लेखन साथ साथ लेखन क्षमता का विकास भी होता है। तो प्रश्नवर्ती उपक्रमों में यह हुई भित्ति पत्रिका की बात। उसके बाद में हस्तलिखित। अब हस्तलिखित या छपी हुई पत्रिका या हस्तलिखित, पाठशाला में आमतौर पर दो प्रकार की पत्रिका हो सकती है, एक छपी हुई पत्रिका और एक हस्तलिखित पत्रिका। हस्तलिखित पत्रिका या भित्ति पत्रिका का ही एक हिस्सा है। तो पूरे स्कूल की दृष्टि से छपी हुई पत्रिका निकाली जाती है हर साल। उसमें छात्रों के द्वारा बनाई गई रचनाएं, पाठशाला की जानकारी, अलग अलग स्पर्धाओं का आयोजन करने पर उन स्पर्धाओं में विजेता छात्रों के नाम, यह सारी बातें उसमें होती है। मगर छपी हुई पत्रिकाओं के साथ साथ कुछ स्कूलों में हस्तलिखित पत्रिका का भी आयोजन किया जाता है, हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली जाती है। इसी वजह से हर एक कक्षा के लिए हस्तलिखित पत्रिका होनी चाहिए छपी हुई पत्रिका के साथ साथ। इससे भी बहुत सारे फायदे हिंदी भाषा विकास के लिए छात्रों में हम निर्माण कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं छात्रों को इसके लिए। उसके बाद में स्नेह सम्मेलन। हर पाठशाला में स्नेह सम्मेलन मनाया जाता है। पाठशाला से संबंधित सभी को, छात्र हो, अध्यापक हो, मुख्याध्यापक हो, पालक हो, कर्मचारी हो, इन लोगों के लिए एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और उन स्नेह सम्मेलन के आयोजन के समय अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं की वजह से छात्रों में विविध क्षमताओं का विकास होने में मदद मिलती है। तो यह हुई स्नेह सम्मेलन की बात। उसके बाद में दिन विशेष। अब यह दिन विशेष फलक पर लिखने से जो जिसका अक्षर अच्छा है उनको लिखने से लेखन करने की क्षमता रखने वाले छात्रों को सौंपा जाता है। तो दिन विशेष से हमको
बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आज कौन सा कार्यक्रम है, आज क्या है, वो सभी घटनाओं का ब्यौरा हमें दिन विशेष में देखने को मिलता है। यानी छात्रों की जानकारी बढ़ती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। उसके बाद में सरस्वती यात्रा, जैसा कि मैंने बताया कि मराठी में इसको ग्रंथ यात्रा भी कहा जाता है। तो सरस्वती यात्रा की सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की सैर करना, ग्रंथ दिंडी निकालना, इसके साथ साथ क्या होता है, मनोरंजन तो होता ही है मगर ज्ञान प्राप्ति भी होती है। सरस्वती यात्रा यानी सैर करना, ग्रंथ दिंडी निकालना, ये जो उपक्रम है, इन उपक्रमों का आयोजन सरस्वती यात्राओं में किया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। उसके बाद में हिंदी संबंधी शब्द संग्रह करना। हिंदी के बाद छात्र जो होते हैं उनके मन में उसके प्रति लगाव, अभिरुचि पैदा करने के लिए हमें बार बार शब्द संग्रह करने की स्पर्धाओं का भी आयोजन करना पड़ता है। यानी शब्द संग्रह अलग अलग शब्दों का हो सकता है, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, ऐसे अनेक प्रकार के शब्द, पेशे में प्रयुक्त होने वाले शब्द, इन शब्दों का संग्रह करने के लिए छात्रों को कह सकते हैं। वाक्प्रचार, मुहावरे, कहावतें का संग्रह भी छात्रों को करने के लिए कहा जा सकता है। इससे क्या होगा कि भाषा पर प्रभुत्व पाने के लिए इसकी मदद होती है। लेखन और संभाषण में अचूक शब्दों का प्रयोग करने का प्रभाव छात्रों को होता है। शब्दों को इकट्ठा करने से छात्रों को फुर्सत में समय उसको पठन करना पड़ता है। इससे अभ्यास पूर्वक पठन के लाभ होते हैं और छात्र अर्थपूर्ण और सकारात्मक रीति से अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकता है। तो छात्रों, आज हमने देखा कि अध्ययन अध्यापन के अलावा विविध अभ्यासानुवर्ती, पक्षानुवर्ती उपक्रम कौन से हैं और वह उपक्रम हमारे भाषा विकास के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने आज जानकारी ली।